हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर के सिंह, योर फिजिक्स मेंटर एट एमएमसी। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे फिजिक्स का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। दिस इज आल्सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 12th। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ चार्ज एट स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब हमें इस टॉपिक में चार्ज के बारे में स्टडी करनी है एट कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। अब ये चार्ज क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग जो है थोड़ी सी बात करेंगे मैटर्स की। एवरी मैटर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एवरी मैटर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और जब मैटर की स्टडी की गई तो ये पाया गया कि मैटर्स जो होते हैं बहुत सारे एटम्स के कंपोजिशन से बने होते हैं। अब जितने भी एटम्स हैं मैटर के अंदर, उन एटम्स की जब स्टडी की गई तो ये पाया गया कि ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। और जब इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की स्टडी की गई तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करते हैं, बट न्यूट्रॉन्स जो है ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो लोगों ने ये सोचा कि ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन जो है ऐसा कोई इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास न्यूट्रॉन से समथिंग डिफरेंट कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बस उसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। बोला गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास जो है चार्ज जैसी कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेज क्या हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट यहां पर अपने को यह समझना है कि ओनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रॉन नहीं करते हैं। इसीलिए बोला गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो न्यूट्रॉन में नहीं है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। एक नाम दिया गया, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम देते हैं। और उसी इलेक्ट्रिक चार्ज जो नाम दिया गया, उसी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग जो है इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर है? अब जब हम लोग एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये देखा गया कि ये हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होते हैं, और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं होने का मतलब ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर चार्ज है। ये प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम लोग एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें यह पाया गया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो एटम्स के सेंट्रल कोर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? एटम्स के सेंट्रल कोर में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसी सेंट्रल कोर के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं बहुत सारी अलग अलग डेफिनेट एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिट्स में। ये सब हम लोग जो है एटम के स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। उसे डिटेल में हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, बट यहां पर अपने को बस केवल ये समझना है कि चार्ज को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। ओके, तो देखा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं एटम के सेंट्रल कोर में हैं। उस सेंट्रल कोर को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसी न्यूक्लियस के चारों ओर जो है हमारे इलेक्ट्रॉन बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं जिनको हम लोग सेल्स भी बोलते हैं। के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं सेंट्रल कोर यानी न्यूक्लियस के चारों ओर। उन्हीं ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करते हैं। ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि एवरी मैटर्स आर न्यूट्रल एट द नॉर्मल स्टेट। इट मीन्स नेट चार्ज ऑन द मैटर इज जीरो। अब मैटर में है क्या? मैटर में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है? और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज केवल और केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। एक्सपेरिमेंट्स इस बात को शो करते हैं
एक्सपेरिमेंट्स इस बात को शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस मिलता है, वो इन्फ्लुएंस ऑलवेज एक दूसरे के अपोजिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो प्रोटॉन जो है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का बिहेवियर जो है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलवेज एक दूसरे के अपोजिट है। और ये जो बिहेवियर है उसके चार्ज की वजह से है, तो निश्चित तौर पर जो है इन दोनों के चार्ज का नेचर भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो लोगों ने ये बोला कि एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए और एक के ऊपर चार्ज निगेटिव होना चाहिए। ये एक कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है नेगेटिव चार्ज बोलते हैं और प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। दिस इज द कन्वेंशन। वर्ल्ड की सारी यूनिवर्सिटीज जो है इस कन्वेंशन को फॉलो करती हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स ये भी शो करते हैं कि इन दोनों के बिहेवियर इन्फ्लुएंस का जो अमाउंट है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, वो इक्वल अमाउंट में है। अमाउंट जो है बिहेवियर का वो सेम है, नेचर अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिहेवियर का नेचर जो है अपोजिट है, बट इनका अमाउंट जो है वो सेम है। तो लोगों ने बोला कि दोनों के ऊपर चार्ज का अमाउंट भी क्या होना चाहिए, सेम। तो एक बात अब क्लियर हो गई, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स में क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज का अमाउंट जो होगा सेम होगा, बट दोनों के चार्ज का नेचर जो होगा डिफरेंट होगा। और ये एक कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है नेगेटिव बोलेंगे और प्रोटॉन को पॉजिटिव बोलेंगे। अमाउंट ऑफ चार्ज सेम। जैसा कि मैंने पहले भी अभी आपसे कहा कि नॉर्मल स्टेट पर एवरी मैटर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होने चाहिए, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज का अमाउंट इक्वल और अपोजिट होता है, तभी जा करके नेट चार्ज जीरो हो पाएगा। तो नॉर्मल स्टेट पर, ओनली एट द नॉर्मल स्टेट, every matters are electrically neutral और number of electron और proton must be same, right? अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर नॉर्मल स्टेट पर मैटर जो है न्यूट्रल है, तो उसके ऊपर हमें अगर चार्ज ले आना होगा तो जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिफर करना होगा। या तो इलेक्ट्रॉनों को कम ज़्यादा करना होगा नॉर्मल स्टेट से, या फिर प्रोटॉन्स को कम ज़्यादा करना होगा। तो बात आती है कि किसको करेंगे, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं, प्रोटॉन्स को नहीं करते हैं। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सेंट्रल कोर में होते हैं। कहाँ पर होंगे, सेंट्रल कोर के अंदर, और वहां से प्रोटॉनों को निकाल पाना जो है इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आपने वहां से प्रोटॉनों को निकाला तो हमारे एटम के न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, और एक अगर एटम के न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस खत्म हुआ तो मैटर का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इट मीन्स प्रोटॉन्स को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवाल्व कर रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, जिनको हम लोग सेल्स भी बोलते हैं, के सेल, एम सेल, एन सेल। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि अगर हम लोग किसी एटम के स्ट्रक्चर की बात करें, तो एटम के स्ट्रक्चर में जो है, मान लें अगर ये न्यूक्लियस है, तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो होगा वो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। इसके चारों ओर जो है बहुत सारी ऑर्बिट्स होंगी, जिन्हें हम लोग सेल्स भी बोलते हैं, और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो हैं रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। हर ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे डिफरेंट जो है ऑर्बिट्स में जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट ऑर्बिट वाले होते हैं। जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर के ऑर्बिट्स में चलेंगे, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर के ऑर्बिट्स में चलोगे, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका बाउंडेशन जो होगा वो कम होगा। किस बात की बाउंडेशन? इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करने का बाउंडेशन।
बाउंडेशन जो है उनका कम होता जाएगा। इसका मतलब कि उनकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, बिकॉज़ वी नो दैट स्टेबिलिटी इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। स्टेबिलिटी इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। इसका मतलब कि ये आगे की ओर अगर हम लोग जा रहे हैं हायर वाले एनर्जी लेवल्स में, उनमें इलेक्ट्रॉनों के रहने की स्टेबिलिटी जो है कम होती जाएगी। सबसे आउटर मोस्ट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलोगे आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर, उसी नंबर को ही हम लोग इस पर्टिकुलर एटम की वैलेंसी भी बोलते हैं। दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनकी स्टेबिलिटी जो है बहुत कम होती है, हालांकि वो भी जो है इस न्यूक्लियस के बाउंडेशन में होते हैं। ऐसे बहुत सारे मैटर्स पाए गए हैं जिनके एटम्स में इस वैलेंस सेल के आगे भी सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कंडक्शन सेल। और उन सेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उनकी स्टेबिलिटी जो होती है बहुत ही कम होती है। उनकी एनर्जी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं। बेसिकली जो है वो थर्मल एनर्जी की वजह से जो है अपने उसी जो है ऑर्बिट में, जिसको कंडक्शन सेल हम लोग बोल रहे हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन। इनको आप बोलोगे फ्री इलेक्ट्रॉन। और इस सेल को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन सेल। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन सेल। क्लियर है? अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि नॉर्मल स्टेट पर एवरी मैटर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तभी जो है नेट चार्ज जीरो हो पाएगा, ओनली एट द नॉर्मल स्टेट। हम चाहते हैं कि आइटम के मैटर्स के ऊपर जो है एक चार्ज आ जाए, चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वाट एवर, कुछ भी एक चार्ज हम चाहते हैं कि उसके ऊपर आए, तो उसके लिए हमें जो है या तो प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन को चेंज करना होगा नॉर्मल स्टेट से। लेकिन प्रोटॉन को हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, उसको वहां से निकाल पाना इम्पॉसिबल। तो हम लोग चेंज किसको करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में। तो उनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है डिस्टर्ब करेंगे? वो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी जो है सबसे कम है, न्यूक्लियस के बाउंडेशन में वो नहीं होता है, वो रैंडम मोशन करता रहता है अपने जो है ऑर्बिट्स में ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। इट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हीं को जो है वहां से हटा सकते हैं। तो देखिए, अगर नॉर्मल स्टेट से हम लोग जो है कुछ फ्री इलेक्ट्रॉनों को निकाल के बाहर कर दें, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा। और अगर नॉर्मल स्टेट से हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनों को ले आकर के इसमें डाल दें, फ्री इलेक्ट्रॉनों को ले आकर के डाल दें, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो है एक्सेस हो जाएगी और तब जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो एक बात अपने को समझ में आ गई कि किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी के ऊपर जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉनों की नॉर्मल स्टेट से या तो एक्सेस होगी या तो डिफिशियंसी होगी। राइट? जैसा कि आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन में आप देखिए साफ साफ इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन में मैंने आपके सामने यहां मेंशन किया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मैटर बाय विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इज प्रोड्यूस्ड। ऐसा देखा गया कि जब किसी मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस होते हैं। और ये क्यों होता है, इसी चीज़ को बोलने के लिए लोगों ने बोला कि उसके पास चार्ज जैसी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट ऑफ द मैटर, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो आपके सामने यहाँ पर है। इफ एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देन द चार्ज इज नेगेटिव, एंड इफ डिफिशियंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देन चार्ज इज पॉजिटिव। क्लियर है पॉइंट्स? अब देखिए,
चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पर। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आपको समझना होगा चार्ज की इन प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये है क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब होती है। Cesius unit of charge is ESU of charge. This is also called state coulomb. Cesius unit को हम लोग state coulomb भी बोलते हैं। ESU को हम लोग state coulomb भी बोलते हैं। अच्छा, Cesius system में charge is considered as the fundamental quantity, but in SI system it is considered as derived quantity. सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के सिस्टम में चार्ज को ही जो है फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया था और करंट को जो है वहां पर डिराइव्ड क्वांटिटी माना गया था। सीजीएस सिस्टम में ध्यान रखिएगा, सीजीएस सिस्टम में चार्ज इज द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड करंट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन आज के सिस्टम में हम बात करें, यानी एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें, तो उसका उल्टा है। उसका उल्टा है का मतलब कि चार्ज जो होगा वो डिराइव्ड क्वांटिटी है और करंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट है, चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट है, दिस इज फैराडे। ठीक है, चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट फैराडे, और 1 फैराडे इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 96500 कूलम्ब। इतने कूलम्ब को हम लोग बोलेंगे 1 फैराडे। क्लियर है ये? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ध्यान रखिएगा, फ्रैंकलिन इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट। ठीक है, उन्हीं के नाम पर जो है चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट रखी गई है, और जो है 1 कूलम्ब की वैल्यू जो है 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन के इक्वल होती है। प्रॉपर्टी में अगले पॉइंट्स में आप देख रहे हैं, चार्ज दो नेचर में होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि ये दो नेचर में क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बिहेवियर जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसी बिहेवियर को हम लोग डिस्कस करने के लिए बोलते हैं कि चार्ज के पास भी जो है दो प्रकार के नेचर होने चाहिए, एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट में, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। यानी सिमिलर चार्ज जो होंगे उनके बीच में रिपल्सन होगा, और अपोजिट साइन के जो चार्ज होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इसको आपको समझना है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है, सपोज दैट अगर मैंने कोई एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर जो है मैंने दो ऑब्जेक्ट्स रख दिए हैं। ठीक है, अब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो, वो इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ उनके ही बीच में हो, बाहर ना हो। मतलब उनके बीच में से कोई भी चीज निकल करके बॉक्स के बाहर न आए, या बॉक्स के बाहर से कोई भी चीज निकल करके उनके अंदर न जाए, देन वी कॉल्ड बोथ ऑब्जेक्ट्स आर द आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं जो है इस बॉक्स में दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी रखता हूं। क्लियर है ये? दोनों न्यूट्रल हैं, और हमने बोला कि ये बॉक्स जो है आइसोलेटेड सिस्टम हो गया है। दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। ये बॉक्स हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब कि जो कुछ भी होना है वो ए और बी के बीच में होना है, बाहर से जो है इनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। दोनों आइसोलेटेड से दोनों ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रल हैं, यानी इसके ऊपर भी चार्ज जीरो है और इसके ऊपर भी चार्ज जीरो है, यानी इनिशियली जो है नेट चार्ज जो है सिस्टम का हमारे क्या है, जीरो है। अब सोचिए कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट ए में से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल करके बाहर कर दूं, तो ये बाहर कहां जाएगा? हमारे इस बॉक्स के बाहर तो जाएगा नहीं, तो केवल और केवल पॉसिबिलिटी इसी के ऊपर आने की है। यानी अगर आपने इसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की
डिफिशियंसी हो जाएगी और उसकी वजह से इस पर एक प्लस चार्ज आएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पर गया तो उतने ही अमाउंट का यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अगेन आप देखो फाइनली जितना चार्ज पॉजिटिव उतना ही चार्ज नेगेटिव, तो फाइनली भी जो है नेट चार्ज क्या मिला, जीरो। यानी हमारे इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। लेकिन अब अगर मैं अकेले ए को बाहर कर दूं इस आइसोलेटेड सिस्टम से, अब इसमें से इनिशियली जो है चार्ज की वैल्यू जीरो है, लेकिन अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से बाहर निकाल दूं तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इनिशियल चार्ज जीरो लेकिन फाइनल चार्ज जीरो नहीं है, तो चार्ज यहां पर जो है कंजर्व्ड नहीं है। तो याद रखिएगा कि हमेशा चार्ज जो होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम का ही कंजर्व होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। Charge of an isolated system is conserved, not the charge is not conserved, but charge of isolated system is conserved. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप देखिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड and its quanta is electronic charge which is 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है ये आपको क्लियर करना है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी चीज को पैकेट्स के फॉर्म में अगर बनाऊं, और वो पैकेट जो हम लोग बना रहे हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू का पैकेट बना रहे हैं। अगर हमें किसी चीज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पता हो तो हम लोग उस स्मॉलेस्ट वैल्यू की कई सारे पैकेट्स जो है लेकर के एक अमाउंट बना सकते हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज की एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। और ये देखा गया कि नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो एग्जिस्ट करता है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू जो होती है एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है, दिस इज इक्वल टू 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड ऑल्सो दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। अब अगर चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू अपने को मालूम है तो इसी को हम लोग कई सारे पैकेट्स में अगर बना लें, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसके पैकेट अगर बना सकें तो उसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कितने पैकेट्स लिए गए हैं ये बताना होगा। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का एक पैकेट लिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का दो पैकेट लिया, तीन पैकेट लिया, इसी को हम बोल रहे हैं क्वांटाइजेशन। यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज लिखा जाएगा दिस इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू N इंटू ई। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। E is called quanta. E is the quanta जिसकी वैल्यू 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब है। N is the integer, N की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। केवल यही वो चार्ज होगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है, इससे कम या ज्यादा चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉसिबल नहीं है। या तो 1E के बराबर चार्ज होगा, या 2E के बराबर चार्ज होगा, या 3E के बराबर चार्ज होगा एंड सो ऑन। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यही चार्ज पॉसिबल है। लेकिन यहां पर एक बात और आपको समझना है, जैसा कि इस प्रॉपर्टी में यहां पर लिखा गया है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया, प्रैक्टिकली फाइंड किया गया कि नेचर में क्वार्क्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और क्वार्क्स वो होते हैं जिनके ऊपर चार्ज प्लस माइनस 2E/3 के इक्वल होता है। प्लस माइनस 2E/3 इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो कोई भी क्वार्क होगा उसके ऊपर या तो +2E/3 का चार्ज होगा या तो -2E/3 का चार्ज होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वैल्यू है वो E से कम है, 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब से कम है। तो अगर क्वार्क से भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम लोग फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन नेचर इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E? क्योंकि इससे कम चार्ज तो क्वार्क के पास ये आ गया है। तो ये भी देखा गया कि क्वार्क्स ऑलवेज पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, +-2E/3 एज वेल एज E/3 ये भी क्वार्क्स के ऊपर चार्ज पाए गए।
या तो क्वार्क्स के ऊपर 2e/3 का चार्ज होगा या फिर e/3 का चार्ज होगा। क्वार्क्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 2e/3 का और एक होता है e/3 के चार्ज के अमाउंट का। और ये दोनों जो क्वार्क्स होते हैं अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऑलवेज पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वार्क 2e/3 का एग्जिस्ट किया तो निश्चित तौर पर इसके साथ e/3 वाला भी एग्जिस्ट करेगा। तो बताइए कि कुल चार्ज जो है मिलकर के कितना बना। तो दिस इज इक्वल टू 2e/3 e/3, दिस इज इक्वल टू 3e/3 मीन्स e। दो क्वार्क अगर 2e/3 के मिलेंगे तो पक्का दो क्वार्क e/3 वाले चार्ज के भी मिलेंगे, तो कुल जो चार्ज होगा वो आएगा 2e के इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना मिल रहा है, e। इसके बाद तीन क्वार्क उसके और तीन क्वार्क उसके अगर आएंगे तो 3e का चार्ज मिलेगा एंड सो ऑन। तो इसलिए हम बोलते हैं कि नेचर में स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज एग्जिस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लेकिन ध्यान रहे क्वार्क्स भी होते हैं, क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो ये और ये यानी 2e/3 और e/3 के अमाउंट का चार्ज होगा। क्लियर है ये। अगले पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, तो अगला पॉइंट हमारा है चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पर होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एट स्टेट ऑफ मोशन विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन हो, उसमें एक्सेलरेशन ना हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तब जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर ये एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, चार्ज अगर किसी एक्सेलरेटिंग मोशन में हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। वहां पर एनर्जी का रेडिएशन भी होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में होती है। क्लियर है ये। नेक्स्ट पॉइंट में चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। वेलोसिटी इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पर है तो मोशन होगा तो उसका अमाउंट ऑफ चार्ज जो है चेंज नहीं होगा। अगर ये रेस्ट पर चार्ज है क्यू तो मोशन में भी चार्ज होगा क्यू के अमाउंट का, यानी कि ये इनवेरिएंट है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन मास के साथ में ऐसा नहीं होता है, मास वेरिएंट होता है। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी। v is the velocity, c is the speed of light। m is equal to m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं तो उसका मास भी जो है बढ़ता जाएगा। m नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बढ़ने पर ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज करेगा लेकिन उसका चार्ज जो है चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट, बट ध्यान रहे मास इज वेरिएंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब, अगर मास है तो चार्ज का होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर चार्ज होगा तो मास का होना कंपलसरी है। ऐसा क्यों भाई? सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है? इलेक्ट्रॉनों की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इलेक्ट्रॉनों की। चार्ज इज द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नॉर्मल स्टेट। अगर हम लोग किसी भी मैटर के नॉर्मल स्टेट से फ्री इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस या डिफिशियंसी करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज आएगा। इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही जो है चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसका अपना एक मास भी होता है। अगर हम लोग कहीं पर भी चार्ज रखेंगे मतलब कि इलेक्ट्रॉन वहां पर जो है या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, मतलब कि वहां पर मास का होना कंपलसरी है, क्योंकि ये चार्ज इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो चार्ज का होना कंपलसरी है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब अगर मास है तो चार्ज का होना कंपलसरी नहीं है। इस एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए, सपोज दैट
सपोज दैट कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज 0 है, कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, और मास इसका जो है m0 ले लिया। क्लियर? अब मैंने इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आ दिया, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आ दिया। अब मैंने बोला कि हमारे इस ऑब्जेक्ट का मास m हो गया। तो आपको यह बताना है कि m इज ग्रेटर देन m0, m इज लेस देन m0, m इज इक्वल टू m0, कैन नॉट बी सेम। मतलब कि कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस अगर हैं तो आपको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिंपल सी बात देखिए, इनिशियली जो है इसका मास m0 था, ये बोला गया चार्ज की वैल्यू 0। चार्ज की वैल्यू 0 का मतलब इसके ऊपर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं। अब हमने जो है इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव क्रिएट कर दिया। चार्ज पॉजिटिव क्रिएट करने का मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात यार कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे? निकाले गए होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से निकाले गए होंगे। अच्छा भाई, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे तो क्या वो अपने साथ मास लेके निकला होगा? बिल्कुल मास लेके निकला होगा। यानी कि हमारे इस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो अपने साथ मास भी लेकर निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास। तो मास निकल जाने के बाद ये स्ट्रक्चर बना है, तो बोलो कि मास कम हो गया, यानी आंसर क्या बना? लेस देन m0। अच्छा, अगर इसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, क्वेश्चन में अगर बोल दे कि अगर मैंने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है क्रिएट कर दिया, तो अब ऑप्शन जो बनेगा दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो गए हैं, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आए हैं तो मास भी आ गया होगा। इन दैट केस आंसर इज दिस। तब आंसर ये हो जाएगा, राइट? अब यहां पर इस न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने आपसे ये बोला कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m0, इनिशियली चार्ज 0। मैंने ये बोला कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस क्यू के अमाउंट का चार्ज आ गया। कितने अमाउंट का चार्ज आ गया? प्लस क्यू के अमाउंट का चार्ज आ गया। तब जो है इसके ऊपर प्लस क्यू के अमाउंट का चार्ज आने के बाद जो मास होगा वो क्या होगा? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आ जाओ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आ जाएं तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाले गए होंगे। हमारे इस ऑब्जेक्ट्स में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ही ये जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए होंगे। Q इक्वल टू एन इंटू ई। एन की वैल्यू आ गई Q by E. Q by E is the number of electrons removed. हमारे इस ऑब्जेक्ट्स में से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तब Q के अमाउंट का चार्ज आएगा। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हमें फाइंड हो गए तो ये बता सकते हैं कि कितना मास निकला होगा। तो कितना मास निकला होगा वो हम लोग लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। इतने अमाउंट का मास जो है इसमें से निकला होगा। तो जो इसकी वैल्यू होगी वो हम लोग बता सकते हैं, दिस इज m0 माइनस ऑफ n इंटू एम ई, राइट? और n की वैल्यू जो है q बाई ई, यानी आवर आंसर इज कम्स आउट m0 माइनस ऑफ n इक्वल टू q बाई ई इंटू एम ई। एम ई इज द इलेक्ट्रॉनिक मास। Me is what? Electronic mass. क्लियर है ये? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आप आ जाओ, देखो इसमें क्या है। चार्ज नेवर स्टे इनसाइड द मटेरियल ऑफ
conducting bodies. It always distribute over the surface of bodies. कोई भी मेटेलिक बॉडी हो, कंडक्टिंग बॉडी हो, कंडक्टिंग बॉडीज वो होती हैं जो कि मेटल की होती हैं, इसलिए हम लोग उनको मेटेलिक बॉडीज भी बोलेंगे। जितनी भी मेटेलिक बॉडीज होते हैं उनके मटेरियल के अंदर कभी भी कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर आपको यह समझना है कि अगर इनसाइड मटेरियल वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कहां पे आएगा, उसके सरफेस पे आएगा। अब सरफेस पर वो कैसे आता है वो भी आपको यहां समझना है। तो मान लो कि अगर ये एक मेटेलिक बॉडी है और अगर मैं इसको कोई चार्ज सप्लाई कर दूं, चलो हमने इसको प्लस क्यू के अमाउंट का चार्ज सप्लाई कर दिया, क्लियर है ये? तो ये चार्ज जो है इसके अंदर कभी भी स्टे नहीं करेगा, मटेरियल के अंदर स्टे नहीं करेगा, इसके सरफेस पर ही स्टे करेगा। लेकिन कैसे स्टे करेगा वो आपको समझना है, यूनिफॉर्मली या फिर नॉन यूनिफॉर्मली, यही आपको समझना है। तो याद रखिएगा कि इसके सरफेस पर जो चार्ज की डेंसिटी होती है सिग्मा, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। मतलब हमारे इसके सरफेस का जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस प्रकार से मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सब प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेक्स्ट पॉइंट में, चार्ज इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड लीफ, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर कितने अमाउंट का चार्ज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रीफाई करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पर बताया कि नॉर्मल स्टेट से इलेक्ट्रॉनों की, फ्री इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस और डिफिशियंसी ही इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो अगले लेक्चर में हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग नॉर्मल स्टेट से जो है इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस और डिफिशियंसी करते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रीफाई कैसे करना है। तो इसके कुछ मैकेनिज्म्स हैं, उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।